करीब 46 साल पहले फिल्म आई थी शोले, 1975 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 अगस्त 1975 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आज 46 साल बाद भी शोले का हर कैरेक्टर, जितने लोगों को भी फिल्में पसंद हैं, शौकीन हैं, वो सभी जानते हैं। जिस कैरेक्टर ने 1 मिनट का भी रोल किया वो भी एक तरह से अमर हो गया। और ये फिल्म जितनी बार भी देखा जाए मतलब बुरा नहीं लगता। मुझे नहीं मालूम मैंने खुद कितनी बार ये फिल्म देखी है, अनगिनत बार, गिनती भी नहीं है। तो शोले फिल्म का हर कैरेक्टर यूं तो अपने आप में अमर था, लेकिन गब्बर सिंह एक ऐसा कैरेक्टर आया जो शायद हीरो पर भी भारी था। गब्बर सिंह डाकू का कैरेक्टर अमजद खान ने प्ले किया था पर्दे पर, लेकिन मैंने भी कई बार ये मन में ख्याल आया था कि ये गब्बर सिंह जो डाकू है, वाकई असली ज़िंदगी में कोई ऐसा डाकू था, क्या था, कहाँ से कहानी आई। आप जब फिल्में देखते हैं तो कई बार उसमें एकदम डीपली इन्वॉल्व होते हैं। तो गब्बर सिंह को लेके बहुत सारे रहस्य राज थे। बाद में पता चला कि जब ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी, उससे 16 साल पहले एक गब्बर सिंह था, और सचमुच का गब्बर सिंह था, और वो भी डाकू था, और चंबल का डाकू था। और कहीं ना कहीं शोले फिल्म में गब्बर सिंह का जो किरदार उभर कर आया, इस किरदार को पैदा करने वाले 2 राइटर थे उस वक्त, सलीम जावेद की जोड़ी, हिंदुस्तानी सिनेमा में शायद इनसे सक्सेसफुल और इनसे बड़ा नाम नहीं। जब पहली बार एक राइटर को, फिल्म के स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिखने वाले को एक स्टारडम का दर्जा मिला था। पोस्टर पर तब नाम आया करता था, वरना अक्सर डायरेक्टर या हीरो हीरोइन के नाम आया करते थे, लेकिन पोस्टर पे अगर राइटर के नाम आने लगे, सलीम जावेद, तो इन्हीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि इनका कद इतना बड़ा था। इस असली गब्बर सिंह की कहानी क्या है और शोले में कैसे आया, पहले आपको वो बताता हूँ, फिर उस गब्बर सिंह पर आता हूँ। शायद 2 ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से गब्बर सिंह का कैरेक्टर शोले में आया। पहली चीज ये थी कि सलीम खान, जो इस फिल्म के राइटर थे, जावेद साहब के साथ सलीम और जावेद की जोड़ी, इनका जन्म इंदौर में हुआ था, और इनके जो वालिद थे, इनके फादर जो थे अब्दुल रशीद खान, वो इंदौर में पुलिस में थे। सलीम खान की फैमिली अफगानिस्तान से आई थी, और इनके फादर अपने ज़माने में इंदौर में उस वक्त इंडियन इंपीरियल पुलिस में बाकायदा डीआईजी इंदौर थे, और डीआईजी का पद उस वक्त बहुत बड़ा पद था। तो डीआईजी इंदौर रहे अब्दुल रशीद खान, सलीम खान के वालिद, सलमान खान के दादा, तो वो पुलिस फोर्स में। और वो जो दौर था उस वक्त, चंबल डाकुओं से भरा पड़ा था। अलग अलग 15-20 गैंग उस वक्त वहां पे एक्टिव थे, बहुत सारे बड़े बड़े डाकू भी हुए थे। हालांकि जब अब्दुल रशीद खान साहब की मौत हुई, तब तक इस गब्बर सिंह जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूं, वो उतना बड़ा डाकू नहीं बना था। लेकिन पुलिस परिवार में पलने बढ़ने की वजह से सलीम खान साहब को चंबल के डाकुओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती थी, कहानियां सुनते थे। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने शोले लिखी तो वो चीज़ें उनके दिमाग में थी। तो पहली चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं वो कैरेक्टर वहां से आया। दूसरी चीज़, शोले में जया भादुड़ी जी भी थी, और उनका रोल था। उनके जो पिता हैं तरुण कुमार भादुड़ी, जया भादुड़ी के, वो एक जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने जर्नलिज्म किया, फिर बाद में किताब लिखी। चंबल में जब डाकुओं का ये सारा सिलसिला चल रहा था उस वक्त, तो कहते हैं कि तरुण कुमार भादुड़ी ने बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में जाकर किताब लिखी, और डाकुओं के ऊपर किताब लिखी। और एक किताब में उन्होंने गब्बर सिंह का भी जिक्र किया, बहुत करीब से देखा था गब्बर सिंह को उठते हुए, गब्बर सिंह के नाम को, गब्बर सिंह के एनकाउंटर को। तो कहते हैं कि गब्बर सिंह के ऊपर जब उन्होंने किताब लिखी, और चूंकि उस वक्त जया भादुड़ी शोले फिल्म में काम भी कर रही थी, तो उस किताब से भी गब्बर के कैरेक्टर को लेकर काफ़ी मदद मिली फिल्म बनाने में, और तरुण कुमार भादुड़ी की इस जानकारी का भी शोले फिल्म में भरपूर फायदा उठाया गया। तो 2 चीज़ें थी, सलीम खान साहब के वालिद का पुलिस में होना, चंबल की कहानियां सुनना, जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी का चंबल के ऊपर किताब लिखना, उसमें गब्बर की कहानी लिखना। जब यह फिल्म फ्लोर पे गई तो इन चीज़ों ने कहीं ना कहीं इस गब्बर के कैरेक्टर को उभारने में मदद की। तो पहली चीज़ ये कि गब्बर सिंह का कैरेक्टर आसमानी नहीं था,
बल्कि वो इसी दुनिया में एक रियल कैरेक्टर को लिया गया था और फिल्म बनाई गई थी। हालांकि कहानी के हिसाब से इस गब्बर और उस गब्बर में बहुत सारा फ़र्क है। एक तीसरी चीज़ ये भी कहते हैं कि शोले फिल्म की जब पूरी कहानी लिखी गई और चूँकि डाकू गब्बर सिंह के ऊपर थी, तो शुरुआत में कुछ आइडिया आया था कि इसकी शूटिंग चंबल में किया जाए, लेकिन तब 70s में भी चंबल में डाकुओं का खतरा काफ़ी था और कई गैंग चंबल में सक्रिय थे। तो फिर ये हुआ कि सेफ नहीं होगा वहाँ शूटिंग करना, एक वजह ये थी। दूसरी ये थी कि शायद उस तरह से शूटिंग ना हो, क्योंकि शोले फिल्म में डाकुओं को घोड़े पे दिखाया गया है और चंबल में घोड़ा दौड़ नहीं सकता, क्योंकि चंबल पगडंडी है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो वहाँ पे घोड़े को आप नहीं दौड़ा सकते। चंबल के डाकुओं का इतिहास है, वो पैदल ही चलते हैं। तो इस वजह से इसकी शूटिंग वहाँ ना होकर एक बेंगलोर के पास एक जगह है, रामनगर शायद, वहाँ इसकी शूटिंग हुई थी, वहाँ पूरा सेट लगा था और वो जगह आज भी मौजूद है। अब सवाल ये कि असली गब्बर सिंह कौन था? जो शोले फिल्म में गब्बर सिंह दिखाया वो उससे क्यों प्रभावित था? तो असली गब्बर सिंह का असल में नाम गब्बर सिंह नहीं बल्कि गबरा था। भिंड के पास, जहां से ये सिलसिला शुरू होता है पूरे चंबल का, उसमें एक इलाका है भिंड। भिंड के पास से ये कहानी शुरू होती है। लेकिन मैं कहानी पे आऊँ उससे पहले एक भूल गया था, आपको बताता हूँ कि इस कहानी को लेके जो रिसर्च किया मेरे एक पुराने सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर, उसको मैं धीरू भी बोलता हूँ, हमने साथ काम किया, अब धीरेन्द्र किसी और चैनल में है, उसने काफ़ी मदद की। असल में धीरेन्द्र को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है और मुझे आज भी याद है कि जब वो हम साथ में थे तो जब सैलरी मिलती थी तो अपने सैलरी का ज़्यादातर पैसा जो है वो किताब खरीदने में खर्च कर देता था। उसके पास किताबों का भंडार है, उसे लिखने का भी शौक़ है, पढ़ने का भी शौक़ है, तो अलग अलग किताबें अलग अलग टॉपिक पे बहुत पढ़ता है। तो उसने डाकू का किताबें भी बहुत पढ़ी, तरुण कुमार भादरी की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उनकी किताबें भी पढ़ी। तो जब मुंबई हम शूट पे थे सुशांत सिंह राजपूत के, तब ये जिक्र आया, तब मैंने कहा था मुझे अपना रिसर्च दो। तो धीरेन्द्र ने मुझे काफ़ी कुछ दिया जिसकी वजह से इस कहानी के जड़ तक पहुँच पाया। तो इसमें धीरेन्द्र ने काफ़ी मदद की। तो असली गब्बर सिंह का जन्म भिंड के पास एक गांव है डांग, 1926 में हुआ, एक साधारण परिवार में। बचपन में नाम गबरा था। गबरा इसलिए रखा गया क्योंकि ये बचपन से ही डील डॉल, कदकाठी सही थी, पहलवान जैसा दिखता था, ताकतवर था, लेकिन गरीब घर में पैदा हुआ। उसके जो पिता थे, बहुत कम ज़मीन थी, अब उस ज़मीन में पूरा परिवार पल नहीं सकता था। तो आमतौर पे जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होती है वो ज़्यादा अमीर होते हैं, जो कम ज़मीन होती है वो लोग दूसरों की खेतों में इधर उधर मजदूरी करते हैं। ये इस इलाके में लीगल इलीगल माइनिंग, खदान, पत्थर, ये काम होता है, उसमें जुड़ जाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में इतना कुछ शौक़ था नहीं, हालात भी ऐसे नहीं थे, माहौल भी ऐसे नहीं थे। तो गबरा जो है वो बचपन से ही फिर मजदूरी में लग गया। इसी दौरान में उसके पिता की जो ज़मीन थी वो कुछ एक विवाद हुआ, कुछ एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद जो पंचायत है उसने गबरा के पिता की वो ज़मीन कब्जे में ले ली। तो अब एक तो उनका बेसिक जो रोज़ी रोटी का ज़रिया था वो भी ख़त्म हो गया। इस बात से गबरा को बड़ा बुरा लगा, उसे लगा कि ये जुल्म है, ज़्यादती है, और फिर गबरा लूटपाट के काम में लग गया। रोज़मर्रा उसने शुरुआत की अपना पेट भरने के लिए लूटपाट के लिए, और धीरे धीरे ये उसका शौक़ बढ़ता गया और अब वो जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। फिर उसके हाथ, जिन लोगों ने उसके पिता के साथ जो कुछ हुआ था और ज़मीन वमीन कब्जा किया था, फिर उसने एक दो लोगों का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब वो सीधे पहुंच जाता है चंबल में। उस वक्त ये था कि उस इलाके में जो भी लोग इस तरह का जुर्म करते थे तो पनाह लेने के लिए चंबल पहुंच जाते थे। और चंबल में आम तौर पर जो वहाँ पे गैंग सक्रिय होता था वो अनजान अननोन लोगों को अपने गैंग में शामिल नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस की मुखबिरी ये लोग ना कर दें। तो उसकी वजह से बहुत एक मुश्किल होती थी ऐसे लोगों को भरोसा जीतना। तो गबरा भी जब चंबल पहुंचा तो एक गुज्जर गैंग उस वक्त, लेकिन उस गैंग को पता चल गया कि ये कत्ल करके आया। तो वहाँ एक दूसरी चीज़ थी, अगर डाकुओं को ये पता चलता था कि ये कत्ल करके आया, मर्डर करके आया, क्राइम करके आया, तो फिर वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब ये पुलिस की मुखबिरी नहीं करेगा क्योंकि पुलिस खुद इसे ढूंढ रही है। तो ये भी इस गैंग में शामिल हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे
उसे लगा कि ये इस गैंग में रहना ठीक नहीं है, उसने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। चंबल की हवा लग चुकी थी, चंबल की पानी का तासीर ऐसा है कि हर शख्स बागी हो जाता है। तो अब गबरा भी जो है वो अपना गैंग बनाने लगा, और गैंग बनाने के बाद उसने डकैती, लूटमाट ये सब शुरू कर दिया। उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ना था। 1926 में वो पैदा ही हुआ था और उसके बाद मतलब करीब 18-20 साल की उम्र में वो चंबल पहुंच चुका था, और फिर धीरे धीरे उसने अपने गैंग को बड़ा करना शुरू किया। इसके बाद लूटमार डकैती का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन तब तक गबरा का नाम गब्बर नहीं पड़ा था। उसके नाम जो पड़ा और उसका जो खूंखार दौर आया, कहते हैं कि एक बार गबरा एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक ने उसे ये कहा कि अगर तुम अपनी कुल देवी को 116 लोगों के नाक और कान काट कर चढ़ाओगे, भेंट करोगे, तो कभी तुम्हारा इनकाउंटर नहीं होगा और कभी तुम्हें पुलिस पकड़ेगी नहीं। ये बात चूंकि गबरा के बारे में ये था कि अंधविश्वास बहुत था, उसने इस बात को सच्चाई में ले ली और उस तांत्रिक के कहने पर अब उसने अपने दुश्मनों को जो है वो मारता था, साथ में उनके नाक काट लेता या कान काट लेता। कई ऐसे मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई, उसकी मुठभेड़, उसमें कई पुलिस वालों के उसने नाक काट ली। यहाँ से अब गबरा की पहचान एक गब्बर सिंह के तौर पर, एक खूंखार, एक इस तरह के डाकू के तौर पर होने लगी। इसके बाद उसका सिलसिला जारी था, लेकिन पहली बार कहते हैं कि गबरा ने उस तांत्रिक के कहने पे 100 से ज्यादा लोगों के नाक और कान काट लिए थे। और ये बात धीरे धीरे अब यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो पूरा चंबल का बेल्ट लगता है, वहां तक पहुंचने लगी और अब गबरा के बारे में जिक्र होने लगा और गबरा अब गब्बर सिंह बन चुका था। लेकिन उसका सबसे खौफनाक काम अभी बाकी था। जब गबरा गब्बर सिंह बना तो उसकी सबसे ये थी कि अगर कोई भी पुलिस की मुखबिरी करता और उसे जरा सा शक भी हो, यकीन दूर की बात है, तो उसे सीधे मार देता था। गब्बर सिंह का खौफ इतना था कि उस पूरे इलाके में कोई भी मुखबिरी करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि मुखबिरी की बात पता चलते ही वो मार दिया जाएगा। पुलिस ने भी इधर गब्बर सिंह को पकड़ने के कई रास्ते अलग अलग निकाले, लेकिन वो हो नहीं रहा था। फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि डाकू जो होते हैं वो अनाज के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जब निकलते हैं अपने गैंग के साथ, तो कई बार गांव में जाके रुकते हैं। ये शुरुआत से एक परंपरा रही है चंबल की। कई बार बारिश और ये सारी चीज़ों में भी उनको इधर उधर जाके पनाह लेनी पड़ती है, किसी शादी ब्याह फंक्शन में भी वो जाते हैं भेष बदल कर। तो गांव के लोगों को पता होता है, लेकिन मुखबरी कोई नहीं करता। तो कुछ पुलिस वालों ने कुछ बच्चों को अपना मुखबिर बनाने की कोशिश की, और ऐसे ही एक इंसिडेंट में जो विकास खंड, गोहद विकास खंड में था, गब्बर सिंह को पता चला कि कुछ बच्चे जो है वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं। बस इतना उसको सुनना था। वो गोहद विकास खंड पहुंचता है और कहते हैं एक ही दिन में शक के बिना पर 21 बच्चों को वो गोली मार देता है, 21। ये बात खबर आती है, मीडिया में आती है, अखबारों में आती है, और पूरे देश में इससे हड़कंप मच जाता है। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और नेहरू जी को चाचा के तौर पर सारे बच्चे याद करते हैं। कहते हैं कि इस हादसे ने नेहरू जी को भी बड़ा बेचैन कर दिया, और तब पहली बार उन्होंने कहा कि ये कौन है गब्बर सिंह, और इसका काम जल्दी खत्म होना चाहिए जो इस तरह की हरकत की है। और इस हत्याकांड, खुद पुलिस वालों के कई बार उसने मारा, उनके नाक काट लिए, इन सारी चीजों से बड़ी बदनामी भी हो रही थी पुलिस की। तब उस वक्त जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो काटजू, कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके ऊपर बड़ा प्रेशर और दबाव आ गया, क्योंकि गब्बर सिंह के इस हत्याकांड, पुलिस वालों पे हमला, पुलिस वालों के नाक काटना, लोगों में दहशत, और कई ऐसे जगह जहां पे लोग डर के जाना छोड़ चुके थे सिर्फ गब्बर सिंह की वजह से। मछौरी, भाकर, चमौदी, चिनास, ये सारे वो इलाके थे मध्य प्रदेश के जहां पे गब्बर सिंह ने कहर ढाया था। और इसके अलावा राजस्थान, यूपी और एमपी, इन तीनों इलाकों में अलग अलग जगहों पे। तो अब कैलाश नाथ काटजू के ऊपर भी दबाव था कि वो गब्बर सिंह को रोके। और इस हत्याकांड के बाद अब जवाहरलाल नेहरू ने खुद इंटरेस्ट लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि इसको रोकना होगा। कहते हैं कि तब मुख्यमंत्री काटजू बहुत दबाव में आए और उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, खासतौर पर गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए।
और कहते हैं कि उस दौरान में जब भी मुख्यमंत्री पुलिस अफसर से मिलते, स्पेशल टास्क फोर्स के लोगों से मिलते, तो एक ही सवाल पूछते और एक ही चीज़ कहते कि मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये मुख्यमंत्री काटजू की लाइन थी कि मुझे गब्बर चाहिए जिंदा या मुर्दा। ये जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी ने अपनी किताब में लिखी ये लाइन, और इस लाइन का कहते हैं कि फिल्म में भी इस्तेमाल जो हुआ, ये रियल असल में शब्द थे कि मुझे गब्बर चाहिए। और ये मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की लाइन थे, जब वो पुलिस वालों से कहते थे कि किसी भी तरह से गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अब इसके बाद एक टीम बनाई जाती है, लेकिन इस टीम से पहले जब ये कांड हुआ, उसके बाद गब्बर सिंह चंबल और इन 3 राज्यों से निकलकर पूरे देश में एक तरह से उसका नाम हो गया था। उसकी वजह ये थी कि इसके बाद गब्बर सिंह के ऊपर इनाम रखा गया जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, 50,000 रुपये। और उस दौर में कहते हैं कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा इनाम किसी और के ऊपर कभी रखा नहीं गया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 50,000 रुपये मध्य प्रदेश ने इनाम रखे गब्बर सिंह की गिरफ्तारी पर, जिंदा या मुर्दा। तो ये सबसे बड़ी रकम थी। इसके कुछ दिनों के बाद राजस्थान ने भी 50,000 रुपये का इनाम रख दिया गब्बर सिंह पर, क्योंकि उसके भी सीमा से लगते हुए कई जगहों पे काम कर दिया था। यूपी ने रखे करीब 10,000 रुपये, तो 1,10,000 रुपये हो गए थे। और उस जमाने में 50,000 किसी डाकू के ऊपर इनाम, वो अपने बड़ी बात थी। तो 50,000 रुपये सर पर गब्बर सिंह के इनाम। और शोले में भी आपने डायलॉग सुना होगा, वो कालिया और बाकी लोगों से जब बातचीत होती है। तो अब एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है और अब पुलिस की टीम लग जाती है गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए। लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई भी गब्बर के बारे में खबर या मुखबरी करने को तैयार नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उन्हें मालूम था कि अगर गब्बर सिंह के बारे में मुखबरी करेंगे तो फिर गब्बर सिंह को पता चल गया तो सीधे सीधे वो उसे मार डालेगा, और इसीलिए कोई भी कर नहीं रहा था। इस दौरान में जो ये पूरी टीम बनाई गई गब्बर को पकड़ने के लिए, उसमें एक डीएसपी थे उस वक्त, मिस्टर मोदी। उनका एग्जैक्ट नाम जो है वो मैं आपको, हालांकि इस टीम में कई लोग थे बट एक इसमें थे मिस्टर मोदी, और उनको दिया गया ये जिम्मेदारी कि आप गब्बर सिंह को पकड़ो। राजेंद्र प्रसाद मोदी। अब राजेंद्र प्रसाद मोदी लग गए गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए। कहते हैं कि 2-3 साल बीत गए, गब्बर की कभी खबर मिलती कभी नहीं मिलती। गांव वाले खबर देते तो बड़े डरे डरे, लेकिन वो खबर गलत निकलती। इसी दौरान में एक बार भिंड के पास एक गांव में आग लग गई। उस आग में घर के कुछ लोग फंस गए, बड़े लोग तो निकल आए, एक बच्चा अंदर फंस गया। डीएसपी जो मोदी थे, राजेंद्र प्रसाद मोदी, ये वहीं पे डेरा डाले हुए थे। उन्हें इस आग के बारे में खबर मिली, वो भागकर गांव में पहुंचे और अपनी जान खतरे में डालकर वो उस आग लगी हुई घर के अंदर घुसते हैं और उस बच्चे को जिंदा बाहर निकाल लेते हैं। जब वो उसको बाहर निकाल कर लेकर आते हैं तो पूरा गांव, जो राजेंद्र प्रसाद मोदी थे, उनका भक्त हो जाता है, उनकी बहादुरी का कायल हो जाता है। और यहीं पे चीज़ें बदलती हैं। अब उन्हें लगता है कि ये पुलिस अफसर हम लोगों की मदद के लिए, हमारे बच्चे की जान बचाई है, तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर बदले में मोदी कहते हैं कि अगर आप में से किसी को गब्बर सिंह की खबर हो बताना, ये बात लीक नहीं होगी। और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता, गांव वाले वादा करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब इसके बाद उस वक्त जो आईजी रेंज के अफसर थे मध्य प्रदेश के एफ रुस्तम जी, एफ रुस्तम जी के अंडर में मोदी काम कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। और एक रोज जिस बच्चे की जान बचाई थी राजेंद्र प्रसाद मोदी ने, उनके पिता को खबर मिलती है कि जो गब्बर सिंह है वो हाईवे से गुजरने वाला है। और वो तारीख थी 13 नवंबर 1959, 13 नवंबर 1959। खबर पुख्ता थी। पूरी टीम जाकर वहां पे जुट जाती है, लग जाती है, और खुद जो इसके इंचार्ज थे रुस्तम जी, वो वहां पहुंच जाते हैं।
इसके बाद तय वक्त पे गब्बर सिंह वहां से गुजरता है, पुलिस चारों तरफ से घेर लेती, अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। एनकाउंटर अब गब्बर सिंह और पुलिस के बीच में जारी था। कहते हैं कि इस एनकाउंटर को पहली बार चंबल के आसपास जहां पे ये हो रहा था, लोग, एक रेलवे ट्रैक था, वहां पे ट्रेन लगी हुई थी, उस ट्रेन के छत पर खड़े हो गए, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे खड़े हो गए, हाईवे से जो बस गुजर रही थी, लोग बस की छत पे खड़े हो गए, और सारे लोग दूर से इस एनकाउंटर को लाइव देख रहे थे। 13 नवंबर 1959 की बात बता रहा हूँ। कई घंटे एनकाउंटर चला, दोनों तरफ से गोलियां चलती रही, और आखिरकार पुलिस ने 2 ग्रेनेड फेंके, जहां पे उन्हें मालूम था कि गब्बर सिंह अपने गैंग के साथ एक ओट में छुपा हुआ है। उनमें से एक ग्रेनेड सीधे जाकर गब्बर सिंह के पास फटता है और गब्बर सिंह का पूरा जबड़ा उड़ जाता है। इसके बाद पुलिस का एनकाउंटर चलता रहता है, उसके जितने साथी थे करीब 9 लोग वहीं पे मारे जाते हैं, और आखिर में फिर ये एनकाउंटर खत्म होता है और उसके बाद शिनाख्त होती है, पता चलता है कि ये गब्बर सिंह है, और उसकी एक तस्वीर है जिसमें उसका जबड़ा जो है वो उड़ा हुआ है, वो तस्वीर खींची जाती है। 13 नवंबर की बात थी। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था। एनकाउंटर होते होते रात हो गई, 12 बज चुका, अब 14 नवंबर की तारीख आ गई। कहते हैं कि सबसे पहले नेहरू जी को यह खबर रुस्तम जी ने दी, KF रुस्तम जी ने। उन्होंने नेहरू जी को फोन किया और कहा कि गब्बर मारा गया है और ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। ये बाकायदा लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि KF रुस्तम जी जो थे उस वक्त, उनको डायरी लिखने का बड़ा शौक था। हर इंसिडेंट, हर घटना के बाद वो डायरी लिखा करते थे, और ये सारी डायरी में चीज़ें लिखते थे वो। इस एनकाउंटर की भी उन्होंने सारी चीज़ें डिटेलिंग में लिखी थी। बाद में इस डायरी पर एक किताब लिखी गई, और ये किताब लिखी थी, एक IPS अफसर थे PV राजगोपाल। तो उन्होंने रुस्तम जी से इजाज़त ली कि आपकी इस डायरी पे मैं लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने इजाज़त दी, और वो फिर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डर मैन। द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डर मैन। ये किताब दरअसल जो रुस्तम जी थे उनकी डायरी का हिस्सा है, और इसी किताब में ये सारी चीज़ें मेंशन है, और उसमें ये भी है कि कैसे उन्होंने पहली बार फ़ोन किया और गब्बर सिंह के बारे में बताया नेहरू जी को। वो नेहरू जी के सुरक्षा में भी पहले रहे थे रुस्तम जी, और फिर उन्होंने उन्हें खबर दी कि इस तरीके से वो मारा गया, और ये आपके बर्थडे का एक गिफ्ट है। तो करीब 13 नवंबर 1959 को इस असली गब्बर सिंह की मौत हुई एनकाउंटर में, और इसके 16 साल बाद 1975 में शोले फिल्म आई जिसमें एक नया गब्बर सिंह था, जिसको अमजद खान ने रोल प्ले किया था। तो ये कि गब्बर सिंह का रोल एक काल्पनिक था और सिर्फ सलीम जावेद जी के दिमाग की उपज थी। बहुत सारे लोगों के मन में, मेरे जैसे भी, ये सवाल था कि वाकई कभी कोई गब्बर सिंह रहा कि नहीं रहा। तो असलियत में है कि इस दुनिया में, बल्कि अपने देश में, एक गब्बर सिंह था। हालांकि उसका नाम गबरा था, लेकिन गबरा से फिर वो गब्बर सिंह बना, और ये नाम पूरे भिंड और उस आसपास में हर जगह पे लोग जानते थे। यहाँ तक कि गब्बर सिंह की मौत के बाद कई सालों तक पुलिस वाले तब भी गब्बर सिंह का नाम लेते थे। उसका खौफ, उसकी दहशत इतनी थी। उसकी दहशत की वजह ये थी कि एक तांत्रिक के कहने पे जो उसने नाक और कान काटने शुरू किए थे, उसकी वजह से लोगों में ज़्यादा दहशत थी। उस वक्त लोग, मतलब ये आलम था कि उस इलाके में किसी का अगर नाक कटा हुआ और गुजर रहा है या एक कान नहीं है, तो लोग मान लेते थे और ये सीधे कहना शुरू कर देते कि ये गब्बर सिंह का शिकार हुआ है। तो गब्बर सिंह की दहशत इस तरीके से फैली। चंबल में कोई और डाकू इस तरीके से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गब्बर सिंह ने किया, क्योंकि वो एक तरह से नाक और कान काट कर के निशानी छोड़ देता था कि ये मेरा शिकार है, मेरे हाथ से ये शिकार हुआ है। और इन चीज़ों ने लोगों के अंदर उसकी दहशत ज़्यादा फैलाई थी, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जिनको उसने नहीं छोड़ा, पुलिस वालों के भी नाक और कान काटे थे। और यही वजह है कि पूरी पुलिस की टीम स्पेशल बनाई गई और ये कहा गया कि इसको किसी तरीके से पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। देश के प्रधानमंत्री तक को इस मामले में कूदना पड़ा। मुख्यमंत्री की कुर्सी इस डाकू की वजह से खतरे में थी, और वो जब भी पुलिस वालों से मिलते यही बात करते कि मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा और मुर्दा। और यही शायद संजीव कुमार ने फिल्म में ये डायलॉग में भी बोला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें शोले में जो थी उस फिल्म में, इस गब्बर सिंह को सामने रख कर भी किया गया था। और उसकी वजह ये थी कि चूंकि इसके लेखक, राइटर ही थे सलीम खान और जावेद साहब, तो और सलीम खान इस इलाके के बारे में जानते थे, डाकुओं के बारे में जानते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गब्बर सिंह की पूरी कहानी सुनी भी थी।